हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल के बारे में, जिसमें हम लोग को पढ़ने हैं सेल ऑर्गेनेल। और फर्स्ट जो हम लोग को सेल ऑर्गेनेल पढ़ने हैं वो है हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका क्या कुछ फंक्शंस होता है सेल के अंदर, ये कहाँ से एराइज होता है। ये सारे क्वेश्चन का डिस्कस आज के इस वीडियो में हम लोग को करने हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर इसका आप लेबल कीजिए, इसको बनाइए, तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, उसको लेबल कैसे कर सकते हैं और हर पार्ट्स के फंक्शन को आप कैसे एग्जाम में बता सकते हैं, वही आज हम लोग को क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर, पार्ट्स एंड फंक्शंस को। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एराइज होता है न्यूक्लियस से। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको यदि पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने न्यूक्लियस पढ़ाया था। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह का था, जिसमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट्स थे। ये डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन था, डबल बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल था, जिसमें इसका जो पहला जो फर्स्ट आउटर कवरिंग था उसको एक्सटर्नल और इंटरनल हमने बोला था। अब यहाँ पे बात समझना है, इसमें फाइबर था, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोप्लास्ट जो फ्लूइड था, और इसके मेम्ब्रेन से हम लोग को डिस्कस करना है। हम लोग को न्यूक्लियस से आगे का बात करना है। तो देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के सरफेस पे छोटा छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। मतलब इस पे जो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डिपॉजिट रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम। याद होगा कि राइबोसोम को किसने बनाया था, न्यूक्लियोलस ने। मतलब न्यूक्लियोलस जो रहता है न्यूक्लियस के अंदर, वह क्या करता है, एक अदर टाइप के स्मॉल सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम बन गया, ठीक है। अब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऐसे एराइज्ड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझना है कि जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या मीन दैट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए गौर से, जिस यहाँ पे दिख रहा होगा कि इधर के पार्ट्स पे राइबोसोम है, मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और इधर के पार्ट्स पे राइबोसोम नहीं है। तो जो पार्ट पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इधर वाला पार्ट होगा जिस पे राइबोसोम रहेगा, उसका नाम क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात क्लियर है। जिस पार्ट पे राइबोसोम नहीं है, जो पार्ट पे राइबोसोम नहीं है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पार्ट को हम लोग को बोलने हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलने हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब यहां से तो कंप्लीट है कि यदि आपसे कोई एग्जाम में लेबल करने के लिए बोलेगा कि स्मूथ का आप बताइए कि कौन सा पार्ट होगा, तो स्मूथ जिस पे राइबोसोम नहीं रहेगा, और रफ जिस पे राइबोसोम रहेगा। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर आपसे पूछता है कि टाइप्स ऑफ राइबोसोम कितने, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने होते हैं, तो आपको बोलना है दो। पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ। तो आपको यहाँ से टाइप्स भी मिल जाएगा। टाइप्स कितने, दो, रफ एंड स्मूथ। बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि जो इसमें ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो जिगजैग स्ट्रक्चर है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्ना पार्ट। इसको सिस्टर्ना पार्ट बोलते हैं। बात क्लियर है। और यहां से जो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो एराइज्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट्स है वो आपको दिख रहा होगा। अगर राइबोसोम है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग पार्ट हो गया, अगर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ हो गया। इसमें जो जिग जैग स्ट्रक्चर का जो अंदर का सरफेस एरिया, उसको हम लोग सिस्टर्ना पार्ट बोलेंगे। और इसमें जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट के हेल्प से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ये हम लोग का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह किसको कनेक्ट करता है, न्यूक्लियस को। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से जो भी कनेक्शन है वो किसके हेल्प से होगा,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से होगा। तो ये तो हम लोग का पार्ट्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग के सेल के अंदर फंक्शंस क्या है। तो देखिएगा, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे राइबोसोम है, और जो राइबोसोम जिस पे रहेगा उसका मेन फंक्शंस क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना। रफ के रहने के कारण क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और जो स्मूथ वाला पार्ट है इसका मेन फंक्शंस होता है सेल के अंदर हम लोग का लिपिड सिंथेसिस करना। बात क्लियर है। इसके बाद सिस्टर्ना पार्ट का जो मेन फंक्शंस है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण इसमें मोर अमाउंट में जो भी कंपोनेंट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो क्या होगा, ऑब्वियस बात है उसमें स्टोर हो सकता है। और ट्यूबुलर पार्ट की हेल्प से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियस है वो सारे सेल ऑर्गेनेल को आपस में कनेक्ट करता है। बात क्लियर है। तो हमने बोला था कि न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सारे जगह के मान लीजिए कि सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो सारे सेल ऑर्गेनेल की एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो सारे सेल ऑर्गेनेल के अंदर एक्टिविटी चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब का इंफॉर्मेशन इसके पास कौन किसकी हेल्प से लेके आएगा, तो ये लेके आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जाल की तरह होता है सेल में, ठीक है। और इसके हेल्प से सारे सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ट्यूबुलर पार्ट क्या होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कनेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो न्यूक्लियस इसके हेल्प से सारे सेल ऑर्गेनेल की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। जैसे स्केलेटन मतलब होता है नर्व्स, मतलब कि स्केलेटन मतलब होता है बोनिस पार्ट। जैसे हम लोग के बॉडीज में ब्रेन जो है वह सारे पार्ट्स को कनेक्ट किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ बोनिस पार्ट की हेल्प से, या नर्व्स जो हो गया उसके हेल्प से हम लोग का पूरा बॉडी पार्ट कनेक्ट है। सारे बॉडी पार्ट में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा चीज का इंफॉर्मेशन जो होता है वो नर्व्स जो होता है वो ब्रेन को देता है। ब्रेन उसके अनुसार से अपना काम करता है। उसी तरीका का फंक्शन जो होगा, सेम तरह का फंक्शन जो होगा वो न्यूक्लियस भी कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहा था। तो रफ का मेन काम क्या हो गया, प्रोटीन बनाना। स्मूथ का मेन काम क्या हो गया, लिपिड बनाना। सिस्टर्ना पार्ट का मेन काम हुआ सरफेस एरिया को बढ़ा के मोर अमाउंट में न्यूट्रिएंट आयन को स्टोर करना। और ट्यूबुलर पार्ट का मेन काम हुआ कि सारे पार्ट को आपस में कनेक्ट करके और जो भी एक्टिविटी हो रहा है सेल के अंदर वो सारा एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन किसको देना है, न्यूक्लियस को ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट कर देना है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है ये जो भी हम लोग ने देखा था इसके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग इधर लिख लेते हैं ताकि काफी इजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल फंक्शंस। अभी हम लोग टाइप का फंक्शन नहीं देख रहे। यदि आपसे जनरल फंक्शंस पूछता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो आप क्या एग्जाम में लिखिएगा। फिर हम लोग टाइप्स बांटेंगे, फिर इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि एक दूसरे से किस बेसिस पे अलग है। अभी तो सिर्फ दिख रहा होगा कि इसका काम है प्रोटीन बनाना, इसका काम है लिपिड बनाना, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक जगह लिख लेते हैं। और देख सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट्स मेन फंक्शन टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड। बात तो क्लियर होगा कि न्यूक्लियर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ से राइज हुआ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइज हो रहा है। और इसका मेन काम क्या था, प्रोटीन और लिपिड बनाना। जिसमें हम लोग का रफ का काम क्या था, रफ का यहाँ पे काम था प्रोटीन बनाना। बात क्लियर है। और जो स्मूथ का काम था, इसका क्या काम था, लिपिड्स बनाना। बात क्लियर है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो हम लोग का प्रोटीन और लिपिड्स है, जो हम लोग का यहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड है, इसका सेल में क्या काम है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन है इसका हमारे सेल के इनसाइड, जो हम लोग का सेल होता है उसके इनसाइड एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जो हम लोग का प्रोटीन है इसका मेन फंक्शन है हम लोग के सेल के अंदर क्या चीज को सिंथेसाइज करना, एंजाइम को, ठीक है। और यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम लोग के सेल के अंदर लिपिड का क्या काम है, लिपिड हम लोग के सेल के अंदर क्या करता है, तो आपको बोलना है कि लिपिड हम लोग के सेल के इनसाइड हार्मोन्स का सिंथेसाइज करता है। मतलब लिपिड के हेल्प से हम लोग का जो सेल है वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। जिसमें मेन जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, जस्ट लाइक अ सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग सेक्स हार्मोन बोलते हैं। ये जो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसी की हेल्प से क्या बनेगा, लिपिड बनेगा। और लिपिड की हेल्प से क्या बनेंगे, स्टेरॉयड हार्मोन। तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, सिंथेसाइज हार्मोन्स। बात क्लियर है।
तो हम लोग का यहाँ पे प्रोटीन की हेल्प से एंजाइम बन जाएगा और लिपिड की हेल्प से हार्मोन्स बन जाएंगे। सेकेंड पॉइंट्स में है कि उसी में हम लोग का एक चीज और छूट रहा है कि इनसाइड द सेल एंड ट्रांसपोर्ट टू गोल्जी बॉडी। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज तो करता ही करता है, लेकिन साथ में जो ये प्रोटीन और लिपिड है किसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, गोल्जी बॉडीज को। जो हम लोग को आगे पढ़ने हैं तो गोल्जी बॉडी से अब अगर क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि सेल ऑर्गेनेल में जो गोल्जी बॉडी के पास प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट्स आते हैं किसके हेल्प से आते हैं, तो आपको बोलना है विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात क्लियर है। अब बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू अदर सेल ऑर्गेनेल। ये हमने सुने बता दिया था कि जो हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंफॉर्मेशंस को भी कैरी करता है, क्योंकि यह न्यूक्लियस से राइज होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट है इनसाइड द सेल जितने भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है वो सब सेल ऑर्गेनेल को ये क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है और सारे सेल ऑर्गेनेल में जो इंफॉर्मेशंस होता है वो सब किसको लाके दे देता है, न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस उसके अनुसार से एक्टिविटी करता है। वही बात हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है। तो ईआर का मतलब है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। हम लोग का थर्ड पॉइंट है फ्रेमवर्क टू द सेल, सो इट इज कॉल्ड एज टू बी अ साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। साइटो मतलब होता है सेल और स्केलेटन मतलब होता है बोन स्पार्ट, मतलब फ्रेमवर्क। हम लोग का फ्रेम, जैसे हम लोग का बॉडी का जो ढांचा जो होता है उसमें बोन का बहुत बड़ा रोल होता है, उसी तरीका का सेल का जो स्ट्रक्चर रहेगा, सेल का जो ढांचा रहेगा उसमें साइटो जो हम लोग का यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से हमारा सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद है सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एक सेल है, ठीक है, और दूसरा सेल जब डिवाइड के टाइम में क्या होता है, राइज होता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन है, सेल प्लेट। और सेल प्लेट का फॉर्मेशन प्लांट सेल में होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसके हेल्प से सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो आपको क्या बोलना है, विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो हम लोग का जनरल मतलब कि जो प्रॉपर्टीज था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था। तो यहाँ से आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जनरल फंक्शंस को लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स एंड द फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम लोग देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ और स्मूथ का क्या डिफरेंस है और उसके क्या कुछ अपने अपने प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यदि आपसे पूछा जाता है कितने टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो आप बता सकते हैं कि दो टाइप होते हैं, एक रफ और दूसरा स्मूथ। अब बात आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है हम लोग के सेल के अंदर, स्मूथ का क्या फंक्शन है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से क्या था, नजदीक में था, और उसका मेन काम था प्रोटीन बनाना, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम था, ठीक है। और स्मूथ का जो काम था कि वो हम लोग के बॉडीज में लिपिड बनाता था, क्योंकि उसके सरफेस पे क्या नहीं था, राइबोसोम नहीं था। तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज और क्या कुछ हो सकते हैं। क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट में है क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दिख रहा होगा कि जो हमने यहाँ पे फिगर में आपके पास होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे नजदीक में है, वह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक में। लेकिन जो स्मूथ वाला पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर का कवरिंग था, तो उसके नजदीक में यदि कौन सा टाइप रहेगा, तो वो रहेगा स्मूथ वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद है राइबोसोम ऑन द सरफेस, मतलब कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा, लेकिन स्मूथ वाले पे नहीं रहेगा, तो नो राइबोसोम ऑन द सरफेस, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, हेल्प इन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। मतलब कि जो गोल्जी बॉडी के पास जो प्रोटीन और लिपिड जाता है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से जाता है, लेकिन रफ वाले की हेल्प से गोल्जी बॉडी के पास क्या जाएगा, प्रोटीन जाएगा, और इसका काम भी रफ का क्या होगा, प्रोटीन बनाना। तो ये हमने लिखा है कि हेल्प इन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इसको कहाँ पे करना है, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी मेन है, और भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो गोल्जी बॉडी है वो मेन पार्ट होता है, प्रोटीन को एडॉप्ट करने के लिए या फिर प्रोटीन्स को टेकअप करने के लिए। तो वहां पे कौन लेके जाएगा, ये रफ वाला का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जो स्मूथ वाला का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसका काम है लिपिड बनाना और इसको ट्रांसपोर्ट कर देना अदर पार्ट ऑफ द सेल के बारे में पास। उसके बाद है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियर मटेरियल टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। मतलब कि जो रफ वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस के नजदीक में है, तो जो भी न्यूक्लियस का मटेरियल होगा या इंफॉर्मेशन होगा वो कौन फर्स्ट केस में कौन रिसीव करेगा, तो वो रफ वाला करेगा। तो रफ का काम जो होगा वो मेन हो जाएगा, क्या चीज को, न्यूक्लियर मटेरियल को रिसीव करना और उसको दूसरे सेल या सेल से बाहर क्या करना है, उसको
ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग को मेन बात करना है स्मूथ के बारे में, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, ये इसका प्रॉपर्टी होगा। जनरली डिफरेंस आएगा तो आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ACR का मतलब है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल सेल में एक अदर नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यदि आपको फंक्शंस में आता है कि हम लोग के सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है मसल्स में, तो उसका काम है मोटर इंपल्स को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का पाँव जो है वो किसी पार्ट पे पड़ता है तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन इराइज होता है, जैसे गर्म चीज़ पे पड़ता है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है वो कौन रेगुलेट करता है, स्मूथ वाला करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मसल सेल में नाम हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे कोई फंक्शंस पूछता है तो आपको बोलना है कि मसल सेल में ये क्या करता है, मोटर इंपल्स को कोऑर्डिनेट करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम लोग बहुत तेज दौड़ते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम लोग का मसल्स क्रैम्प होता है उस समय एनारोबिक रिस्पिरेशन होते रहता है, इसीलिए हम लोग के मसल्स में एक एसिड बनता है जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड बोलते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड को भी रिमूव करने का काम कौन करेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही सारे पार्ट्स के प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि ACR मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, and its main functions to regulate motor impulse in muscles and also remove lactic acid। मतलब कि जब हम लोग का एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है तो हम लोग का जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूट के यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर देता है। अब इस लैक्टिक एसिड को रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है सार्कोप्लाज्मिक, मींस दैट कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से हमारा जो मसल सेल होगा वो रेगुलेट भी होगा, उसमें जो भी कंपोनेंट होंगे वो रिमूव भी होंगे, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में फैट भी क्या रहेगा, डिपॉजिट रहेगा, मतलब लिपिड डिपॉजिट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप्स, प्रॉपर्टीज, डिफरेंस, 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ से आप बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज अगर पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रफ का ये प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, स्मूथ का ये प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। टाइप पूछा जाए तो आप 2 बता सकते हैं, डिफरेंस पूछा जाए तो आप ऐसे डिफरेंस भी बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो हम लोग का इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एक यहाँ पे एक टर्म्स है, इसी से रिलेट करता है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या कहलाता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यदि आपसे एग्जाम में आता है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि एक सेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल का बनना, इसी को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल का बनना। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन सा सेल ऑर्गेनेल बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रफ से क्या बन रहा है, रफ से ही, रफ पे मतलब राइबोसोम है, और रफ से जब राइबोसोम हटता है तो वो क्या चीज का रूप ले लेता है, स्मूथ का। तो इससे क्या बन रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब बोला जाए कि स्मूथ से क्या बनेगा, तो स्मूथ से बनेगा गोल्जी एपरेटस। तो स्मूथ से क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी भी लिख सकते हैं, गोल्जी बॉडी। अब यहाँ पे गोल्जी बॉडी से क्या बनेगा, तो गोल्जी बॉडी से हम लोग का बनता है लाइसोसोम। क्या बनता है, लाइसोसोम। इस प्रोसेस से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दूसरे सेल ऑर्गेनेल से होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो यहाँ से आपको जो हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। पहले हम लोग का पार्ट्स लेबल डायग्राम आ सकता है एग्जाम में कि आप इसका डायग्राम बनाइए। दूसरा आएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कुछ पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स को आप लोकेट कर सकते हैं। फिर उसका प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर उस टाइप्स के बाद उसका क्या डिफरेंस होता है, और फाइनली इसमें एक टर्म्स था मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल में फर्स्ट पार्ट हम लोग का यहाँ से कंप्लीट हो गया। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बात करने वाले हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू।